भोजपुर में भाकपा माले द्वारा चलाए जा रहे भाजपा हटाओ देश बचाओ रथ यात्रा की समाप्ति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, अज्ञाव विधायक मनोज मंजिल, जिला सचिव जवाहरलाल सिंह, लोकसभा पूर्व प्रत्याशी राजू यादव, इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन, माले नेता दिलराज प्रीतम सहित कई माले नेता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता करते हुए भाकपा माले नेताओं ने बताया कि यह रथ यात्रा आरा लोकसभा क्षेत्र के 7 जून से 19 जून तक 200 गांवों में पहुंचा और केंद्र सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिला। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि भाजपा द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन आम जनता में मोदी सरकार के प्रति भारी विक्षोभ और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पूरा देश भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के दौर से गुजर रहा है। पिछले 9 सालों में देश पर अंतर्राष्ट्रीय कर्ज 3 गुना बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। विपक्षी एकता के सवाल पर उन्होंने आगे कहा कि बिहार से भाजपा हटाने की शुरुआत हो गई है और अगले चुनाव में केंद्र से भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। वहीं महागठबंधन सरकार में बिहार में कल कारखाने लगेंगे और रोजगार भी मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान अज्ञाव विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि संसद में सिंगोल स्थापित कर लोकतंत्र और संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। भाजपा देश को मनुस्मृति से चलाने की सोच रही है, लेकिन मनुस्मृति को जला दिया जाएगा और संविधान मजबूत होगा। इतना ही नहीं, वर्तमान सरकार में जेल, दमन, बुलडोजर लोकतंत्र का प्रतीक है। देश की संपत्ति को लगातार अंबानी व अडानी को बेचा जा रहा है। मोदी जी का सीना तो बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारों का सीना सिकुड़ गया है। वहीं लोकसभा पूर्व प्रत्याशी राजू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक के जनादेश से भाजपा का रास्ता दक्षिण भारत में बंद हो गया है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर तुरंत सजा मिल गई, पर महिला पहलवानों के सवाल पर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब तक बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई। यह सरकार हत्यारों, ठगों और बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। अब अगले चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। 7 जून से 19 जून तक भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान भाकपा माले के आह्वान पर चलाया गया और इसकी शुरुआत 7 जून को सहार में सामाजिक बदलाव के महानायक कॉमरेड राम नरेश राम, जो सहार विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद ये शुरू हुआ अभियान। और भोजपुर जिले के सभी प्रखंडों के माने प्रमुख गांव में, बड़े चट्टी बाज़ारों पर हमने जनता के साथ जनसंवाद किया, उनकी समस्याओं को भी सुना, अपनी बातों को भी रखा। आज जो स्थिति है देश की, उससे जनता को अवगत कराया हम लोगों ने, और लोग जानते भी हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के भारी क्षोभ है, विक्षोभ है। और जिस तरह से देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी निजी माने संपत्ति समझ करके मोदी जी लोगों पर, कॉरपोरेट मित्रों पर लुटा रहे हैं, उससे कहा जाए कि एक बगावत की स्थिति बन रही है। और लोगों का कहना है, हम लोगों का भी कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह अपनी सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि वह एक अहंकारी, निरंकुश और सनकी राजा की तरह पूरे देश को 9 वर्षों से हाँक रहे हैं। वो अपने वायदों पर अब बात नहीं करते कि भाई हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को काम देंगे, या महंगाई दूर करेंगे, या हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, बल्कि 12 महीना 24 घंटा उनका सांप्रदायिक एजेंडा रहता है। गाय गेरू का, हिंदू मुसलमान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, है ये कहा जाए कि मंदिर मस्जिद का, इसको छोड़ करके दूसरी बात नहीं करते। और लोग इन एजेंडों को अब दरकिनार कर रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव इसका उदाहरण है, जहां इन्होंने जय श्री राम के बाद बजरंगबली को चुनाव में ला करके खड़ा कर दिया, और बजरंगबली ने ऐसा गदा चलाया कि इनका सफाया हो गया वहाँ। तो ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप महंगाई की बात नहीं करते, लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात नहीं बोलते, किसानों की दशा सुधारने की बात नहीं बोलते, हमेशा सांप्रदायिक की बातें। तो इन चीज़ों को लेकर के जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और हम लोगों का कहना है कि 2024 के चुनाव में मोदी सरकार का पत्ता साफ होगा। मोदी सरकार का पत्ता साफ होगा, मोदी सरकार को जाना होगा। राजतंत्र के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।
ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जिसको ये बराबर कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा, हम लोग आप लोगों के माध्यम से करीब 100 से ज़्यादा लोग लू से मर गए। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि लू से जिनकी मृत्यु हुई है उसको आपदा में शामिल करके उनको 4.5 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक मांग हम लोग उठाते हैं। ये लू में जो लोग मरे हैं, हम लोग खुद लू को माने झेले हैं। 7 जून से 19 जून तक क्या गर्मी चल रही थी। हम लोगों ने देखा जो लोग ऐसा कर रहे थे कि ये डिग्री वो डिग्री, माने कहे कि इसी रूम में बैठ करके तापमान का वो कहे कि माने आकलन कर रहे थे। लोग तो काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं लू में, जो नहरों की सफाई हो रही है, या लोग खरीफ फसल की तैयारी करने के लिए धान के बिचड़े डाल रहे हैं खेतों में। लोग भवन निर्माण मजदूर जो है घर बना रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, सब लोग तो अपने काम में लगे हैं। तो हम लोगों ने ये यात्रा कही कि ये एक कठिन यात्रा थी, लेकिन हम लोग इस बात के लिए अडिग थे कि ये यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन मोदी सरकार का कहा जाए कि जिस ढंग से माने देश पर एक कहिए कि माने एक हादसा की तरह मोदी सरकार आई है, और इस हादसे के लोग शिकार हो रहे हैं, चाहे वो रेल घटना में हो, या फैक्ट्रियों के धंसने से हो, या फिर भूख की वजह से हो। उस हादसा से ये कम है। अगर इस प्रचार को करते हुए हम में से अगर दोनों विधायकों की जान भी चली जाती है, या सेंट्रल कमेटी के 2 मेंबर हैं और नेता थे, तो ये हम लोगों के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि ये फायदे का सौदा है। हम लोग इसीलिए बने हैं। कोरोना काल में भी यह भाकपा माले ही था, यह भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता ही थे, यह भाकपा माले के दोनों विधायक ही थे जो क्वारंटाइन सेंटर में जा करके माने लोगों का हाल चाल ले रहे थे, सुविधाओं का, जन सुविधाओं का जायजा ले रहे थे, या फिर हॉस्पिटल में कैंप लगा करके कॉमरेड मनोज मंजिल के नेतृत्व में वहाँ मरीजों की देखभाल की जा रही थी, या गाँव में जिनके परिजन दिल्ली, बम्बे, हरियाणा गए थे कमाने के लिए, काम बंद होने के वजह से पैसा नहीं भेज रहे थे, उनके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं, इस बात का पता लगा करके हम लोग चंदा बहरी करके उनके घरों में आटा, आलू, प्याज, चावल पहुंचा रहे थे। तो भाकपा माले ने इस लू में भी, या जो मोदी का काल है, आफतकाल जिसको ये स्वर्णिम काल कहते हैं, अमृत काल कहते हैं, ये कहा जाए कि इसी तरह का है। अभी जिस ढंग की स्थिति बन गई है, तो यही बात है। और फिर हम लोग दोहराएंगे कि जो लोग लू से मरे हैं उनको आपदा में सरकार 4.5 लाख का मुआवजा दे। और देखिए, हमारे देश में आज़ादी के साथ लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान आया था। मोदी सरकार अभी जो पार्लियामेंट का उद्घाटन किए हैं, पार्लियामेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान का आंगन है, और संविधान के आंगन में, लोकतंत्र के आंगन में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम है। तो भारतीय संविधान का मनुस्मृतिकरण करने की बीजेपी, आरएसएस की, मोदी सरकार की जो साजिश चल रही है, यह देश की आवाम, देश के नौजवान, देश के दलित पिछड़े लोग बिल्कुल कतई मंजूर नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से यह देश, यह समाज राजशाही को मार गिराया है, सामंतशाही को पीछे ढकला है, उसी तरीके से मोदी शाही को भी मार गिराएगा। और इस देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, आज़ादी बचेगी, लोकतांत्रिक अधिकारें भी रहेंगे, प्रेम और भाईचारा भी रहेगा। अगर कोई नहीं रहेगा तो मोदी की हुकूमत नहीं रहेगी। और देखेंगे जो सत्ता है और संपत्ति है, इसका केंद्रीकरण हो रहा है। जो पूरा पावर है, इसे पूरा पावर को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। राज्य सरकारों के बहुत सारे अधिकार को छीना जा रहा है। पूरे देश के कोल, रेल से लेकर के बैंक, LIC, हेल, भेल, सेल, तेल, सब कुछ बेचा जा रहा है। MTNL, BSNL, अभी तो हाल ही में BSNL में, MTNL में, ONGC में, सेल में 2 लाख नौकरियां घटी है। तो रोजगार को लेकर के नौजवानों में विक्षोभ गहरी होती जा रही है, और नौजवान कह रहे हैं कि साहब आप हमारी जवानी खा गए, आप हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया, हमारी सीना सिकुड़ गई, आपके सीना 56 इंच से बढ़ गई, और हमारी सीना रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दौड़ते भागते सिकुड़ गई। तो नौजवानों में भारी आक्रोश हमने देखा, और निश्चित तौर पे यह जो देश है, यह देश मंजूर नहीं कर रहा है। और जनता में तो हम लोगों ने देखा कि भाई कह रही है कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अमृत काल नहीं है,
बेरोजगारी काल है, महंगाई काल है, आर्थिक तंगहाली का काल है, दमन और नफरत का काल है। तो सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगहाली, नफरत, दमन और बुलडोजर का विकेंद्रीकरण, यही भाजपा सरकार के वर्गीय राजनीतिक चरित्र है। 2024 में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो भाजपा की केंद्र में सरकार है वो रहेगी या जाएगी? जिस तरीके से लगातार आप लोग भाजपा के विरोध में अपना मोर्चा खोल दिए। देखिए, भाजपा हटाने की शुरुआत इस बिहार से हो चुकी है और पिछले 9 अगस्त 2022 को बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मोदी जी और शाह जी समझ रहे थे कि जहां हम चले जाएंगे, जहां हमारा चरण पड़ जाएगा, वहां से हम हटेंगे नहीं। तो बिहार की जनता ने उनको हटा करके बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये लगातार अभियान जारी है। अभी कर्नाटका में जो चुनाव हुआ विधानसभा, आज से 5 साल पहले ठीक उसी कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस सरकार थी और उस सरकार को यह गिरा करके अपनी सरकार बनाए थे। और अभी जो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ तो कर्नाटक के मजदूर किसानों ने, छात्र नौजवानों ने जो जनादेश दिया वो हमेशा हमेशा के लिए साउथ से, पूरा उनका साउथ से, कर्नाटक से नहीं, पूरा साउथ, उधर तमिलनाडु, केरला, उन तमाम जगहों से उनका रास्ता बंद हो गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो तमाम लोग खड़े हो गए हैं। जो हरियाणा के किसान, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान 2014 में और 2019 में उनको वोट देकर जिताने का काम किए थे, आज वो किसान उनके खिलाफ में खड़े हैं अपनी कृषि को बचाने के लिए। वहीं देश की खिलाड़ी दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक, जो कहा जाए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा था, दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने। और जब यह विदेशों में जाकर के मेडल लाई तो मोदी जी ने कहा कि हम हैं तो मेडल आ रहे हैं। उन खिलाड़ियों को बुला करके चाय पिलाए और कहा कि बेटियां हमारी सम्मान को बढ़ा रही हैं। और वहीं बेटियों ने कहा, दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने, कि मोदी जी, आपका भारतीय जनता पार्टी का सांसद और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ छेड़खानी करते हैं, हमें छाती पर हाथ मारते हैं, हमारे कमर पर हाथ मारते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कीजिए। तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो जब वही बेटियां, जब देश के तमाम खिलाड़ी जब दिल्ली के जंतर मंतर के सड़कों पर बैठे तो मोदी जी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के बदले इन महिला पहलवानों पर कार्रवाई कर रहे थे। इन्हें पुलिसिया द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था, इनको पिटाया जा रहा था, इनको जेलों में बंद किया गया। और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के मोदी जी देश के संसद भवन में वो घूम रहे हैं। तो आज पूरा देश, हर लोग उसी संसद भवन में, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी रही है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि जितने देश के चोर हैं उस सब के सर ने मोदी ही क्यों हैं। तो राहुल जी ने सही कहा था, कोई गलत तो कहा नहीं था। लेकिन राहुल गांधी जी पर कोर्ट से सजा भी तय हो गया, उनको उसी दिन आनंद फानन में सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं। जितने बलात्कारी हैं, जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, जितने दंगाई हैं, सबके सबका संरक्षण करता भारतीय जनता पार्टी है। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो बिहार ने जो शुरुआत किया है, जो बिहार मॉडल है और बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो रहा है, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सफायत है। और इस बैठक में भाकपा माले क्या शामिल हो रही है और किस तरह से नीतीश कुमार को समर्थन करेगी? जी, 23 तारीख को जो विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है, उससे हम लोग पार्टी भी शामिल होने जा रही है। और इसमें हम लोग ये कहेंगे कि दरअसल देश में जो आज विपक्षी दलों के अंदर जान आई हुई है, उसकी शुरुआत बिहार से हुई। जो महागठबंधन की सरकार बनाई गई, एनडीए की सरकार को गिरा करके ये लोग जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़े थे, रोका गया। फिर इसके बाद जो पार्टी का भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन हुआ, उस महाधिवेशन में हम लोगों ने एक दिन का स्पेशल सत्र 18 फरवरी को बुलाया विपक्षी एकता के सवाल पर। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब, ठीक ना, सीपीआई सीपीएम के राष्ट्रीय नेता, आपको जिन पार्टियों के नेता नहीं आ पाए जैसे तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई दलों के नेताओं ने अपना शुभकामना संदेश भेजा और खुल करके बातें हुई विपक्षी एकता पर। और वो समझिए कि 18 फरवरी 2023 एक मील का पत्थर है इस देश में विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए।
और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी राज्यों के दौरे पर निकले। मैं ये बात कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, गर्व होता है ये कहने में कि इसके मूल में भाकपा माले है और एकता परवान चढ़ रही है। और जैसे जैसे एकता आगे बढ़ रही है, भाजपा की घबराहट बढ़ रही है। उनको लगता है कि अगर संपूर्ण एकता होगी, बात ये चल रही है कि नेक टू नेक फाइट हो, एक सीट पर भाजपा के खिलाफ एक ही विपक्ष का कैंडिडेट हो। 2014 में मात्र 31% वोट भाजपा को आया, लेकिन सब लोग अलग अलग लड़े थे। 69% वोट बीजेपी के खिलाफ में था, लेकिन बटा हुआ था। 2019 में भी हुआ, लेकिन 2023 में ये एकता परवान चढ़ रही है। और हो सकता है कि विपक्षी एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो राज्यों के चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, उसी के साथ लोकसभा के चुनाव कराते। बिहार मॉडल की आपने बात की कि देश में लागू किया जाएगा। बिहार मॉडल किस तरह का, क्या मजदूर फैक्ट्री है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार मॉडल आंदोलन पर आधारित मॉडल है। यहाँ हम लोगों ने माने 15 फरवरी 2023 को भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली किया गांधी मैदान में। लेकिन पुल 2 बार गिर गया सर। हम गिर गया, ठीक है, गिर गया, उसकी चर्चा हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए। कल कारखाने भी अभी तक बिहार में नहीं खुले और मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, तो क्या ये हम लोग के मुख्यमंत्री ना ये मॉडल नहीं है। मॉडल अभी जो प्रधान खतरा है भाजपा, खतरा जो देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म करना चाहती है भाजपा, जो सांप्रदायिक माहौल बनाए रखना चाहती है। कोई पर्व त्योहार, कोई माने ये इस ढंग का शुभ अवसर जो है हमेशा एक नफरत का माहौल, एक आतंक का माहौल, वो सबसे खतरनाक है। कारखाने भी लगेंगे और देश की कृषि में यहाँ की कृषि भी बेहतर होगी, लेकिन ये खतरा जो है ये सबसे ऊपर खतरा है। इस खतरा को हटाना जरूरी है। अब पूरा देश ही नहीं रहेगा तो फिर माने कल कारखाने रहकर क्या करें? कल कारखाने तो हैं सभी के सभी, मोदी जी जो है अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। विपक्षी एकता की आप बात करते हैं, वहीं पर देवेगौड़ा का कहना है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी, कहीं ना कहीं तो हाथ मिलाएगी। तो आखिर वो विपक्ष पे एक साल कैसे खड़े होंगे? अभी देखिए 23 को मीटिंग हो रही है, मीटिंग से क्या उभर कर क्या, वहीं पर दिल्ली के केजरीवाल का वहां पर आना लगभग ना के बराबर है। वो तो 23 के बाद पता चलेगा कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं और बात क्या हुई। अभी अटकल शुरू हो गया। मांझी जी कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार भाजपा में पलटी मारेंगे। अब मांझी जी से पूछिएगा इस सवाल का जवाब देंगे। और इसमें मूल बात बिहार के राज्यपाल महोदय आए, तो बीजेपी की जो नई शिक्षा नीति है की जो गहरी साजिश है कि 4 साल में कह रहे हैं कि बीए करना पड़ेगा और 50,000 रुपये लगेगा, ये बिहार हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ में अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है 10 जुलाई से, वहां भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी जन आंदोलन होंगे। और मूल जो देखिए बात है कि कोई भी आप लड़ाई लड़ेंगे तो देश में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी तो संविधान को रौंद रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा को बुला करके हिंदू राष्ट्र का नारा लगवा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो इस देश के लिए बाबा साहब ने कहा है कि इस देश के लोकतंत्र और आज़ादी के लिए, संविधान के लिए, समानता और भाईचारा के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा और इसे किसी भी कीमत पर जान की बाजी लगा करके रोकना होगा। और इसलिए अम्बेडकर की मूर्तियां गिरा दी जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य शुरू कर दिए। विधायक जी, एक सवाल है, केंद्र की शिक्षा नीति के खिलाफ तो आपने बोल दिया, बिहार सरकार की शिक्षा नियमावली के खिलाफ आप भी धरने पर बैठे थे। एक तो हम क्या सरकार ने स्वागत करेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टीचर को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। हम लोग तो इसमें ये बस डिमांड उठा रहे हैं कि जो 7वां चरण को आप बहाली ले लें और जो पहले से नियोजित टीचर्स हैं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें। लेकिन जो राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा बीपीएससी से जो परीक्षा हो रही है उसका तो हम लोगों ने स्वागत किया। और पुलिस में भी बहाली हो रही है और डॉक्टर्स की भी बहाली हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार तो सरकारी नौकरियां ही खा रही है, खत्म कर रही है। आप साहब अगर नौकरियां नहीं दे सकते तो सरकारी नौकरियां पैदा करने वाले जो सेक्टर है उसको तो कम से कम नहीं बेचते। महंगाई अगर कम नहीं कर सके तो हम कुछ लगा करके रखते। और ये जो सवाल उठाया जा रहा है उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं। उमर खालिद भाई 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में, पत्रकार बोले, प्रोफेसर बोले, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, कोई सबको जेल में आप डाल दोगे। जेल और दमन और बुलडोजर ये लोकतंत्र का प्रतीक है। तो हिंदू राष्ट्र का, वंशवादी राष्ट्र का ये निर्माण का शुरू कर दिए और इसके खिलाफ लड़ाई भी चल रहा है।
कहना है कि संविधान की जैसे बात कर रहे थे ना, ये संविधान रहेगा, नया संविधान है, क्योंकि इस संविधान में बहुत कुछ त्रुटियां है। इस तरह की 2024 अगर हमारा रहा तो फिर नया संविधान है जिसके तहत पर नए संसद भवन का भी निर्माण। जो भारत का संविधान है इन्हीं नहीं लिख दिया गया। आजादी के आंदोलन के कोख से भारत का संविधान की रचना हुई, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक आर्थिक जो विषमता थी, राजनीतिक जो विषमता थी, इन सब और हर तबका, हमारा जो भारत का संविधान है वो जाति, भाषा, धर्म और लोगों के रंग रूप के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो हर लोगों को ये अधिकार देता है। कानून के नज़र में सब कोई बराबर है। और आप कह रहे हैं कि भाई मनुस्मृति लाएंगे, तो ये होगा नहीं। मनुस्मृति को जला दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा और भारतीय संविधान और बुलंद